हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 41 है, 41 के बाद में 35 है, 35 के बाद में 30 है, 30 के बाद में 24 है, 24 के बाद में 19 है और 19 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज वाले प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में 41 से यहाँ पर 35 बन जाएगा कैसे, तो देखिए 41 से 35 बन जाएगा कैसे, यदि हम 41 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 35। फिर देखिए 35 से कितना बन रहा है 30, तो 35 से 30 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 35 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 24, तो 30 से 24 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 30 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 19, तो 24 से 19 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 19। अब सेम इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 19 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू चल रहा है, पहले -6 फिर -5 फिर -6 फिर -5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सीरीज चल रहा है -6 -5 -6 -5। तो यहाँ पर देखिए -5 है तो इसके बाद में हो जाएगा -6, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 19 में से क्या कर दें -6 कर दें। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 19 में से -6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 13, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 13। अब हमें देखना है कि संख्या 13 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 13 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 35 से यहाँ पर 40 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 35 से यहाँ पर 40 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 से 40 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें इस 35 के अंदर +5 कर दें तो 35 और 5 मिलकर बन जाएगा 40 और 40 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 73 के अंदर है और 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 35 की तरह इस 73 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो मेरे भाई 73 और 5 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 73 और 5 मिलकर बन जाएगा 78। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर हमें 78 दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 78 नहीं दिया गया है, यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में छोड़ देंगे, तो नहीं मेरे भाई। यदि इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक आप कब लगाएंगे, जब आपको दूसरा लॉजिक आता होगा तब। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 35 से यहाँ पर 40 बनाया गया है कैसे, तो सबसे पहले मेरे भाई 35 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 35 की दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8 और 8 से 40 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 8 का गुणा किया गया है 5 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 8 पंजे 40 और 40 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 73 के अंदर और 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 35 की तरह इस 73 की भी दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 73 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10 और मेरे भाई इस 10 का भी हम क्या कर देंगे 5 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 10 पंजे 50 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 50 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टाइप की बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन को देखकर क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाई अब आगे से आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि इस टाइप की बड़ी संख्या वाले प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न में हमें यहाँ पर देखना है
कि सबसे पहले 345 से यहाँ पर 543 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 345 से यहाँ पर 543 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि 738 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 345 से यहाँ पर 543 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 345 की पहली और आखिरी संख्या को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है, और जो बीच की संख्या है उस बीच वाली संख्या को ऐसे की ऐसे बीच के अंदर लिखा गया है। मेरे भाई पहली संख्या है 3 और आखिरी संख्या है 5, इन दोनों को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है, और बीच वाली संख्या को ऐसे की ऐसे बीच में लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा 5, और जो पहली संख्या वो चली जाएगी आखिरी में, और बीच की संख्या उसको लिख देंगे ऐसे की ऐसे, यानी कि 345 से यहाँ पर बन गया 543 और मेरे भाई 543 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 738 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 738 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 738 की पहली और आखिरी संख्या को हम क्या कर देंगे, क्रॉस करके लिख देंगे, और जो बीच की संख्या है उसको ऐसे कैसे इन दोनों के बीच में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी कि आखिरी संख्या तो आ जाएगी फर्स्ट के अंदर, यानी कि पहले आ जाएगा 8 है, और जो पहले है वो चला जाएगा लास्ट के अंदर, तो 7 लिखा जाएगा लास्ट में, और जो बीच के अंदर है 3 है वो आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 738 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 837। अब हमें देखना है कि 837 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 837 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के इस तरह से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 5000 प्लस क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और यदि आपको इन 5000 प्लस क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि m का अर्थ गुणा है, n का अर्थ भाग है और r का अर्थ माइनस है तो नीचे दी गई समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सामने समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए
दिए गए हैं उन सभी अल्फाबेट लेटर का अर्थ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न के अंदर हमें स्पष्ट बोला गया है कि m का अर्थ है गुणा, तो m के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। फिर देखिए आगे बोला गया है कि n का अर्थ है भाग, तो n के स्थान पर हम कर देंगे भाग। फिर देखिए आगे बोला गया है कि r का अर्थ है माइनस, तो r के स्थान पर हम कर देंगे माइनस। अब हम बनाते हैं नया समीकरण। देखिए मेरे भाई यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 30, फिर है m का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर है 14, यहाँ पर लिख देंगे 14। उसके बाद में है n का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। उसके बाद में है r का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग को सोल्व करेंगे, तो 7 का भाग देंगे 14 के अंदर है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 30, उसके बाद में गुणा, फिर देखिए 7 का भाग 14 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है माइनस का 15। भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 30 गुणा में 2 है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 दुआ के हो जाएगा 60। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 15, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस 15 कर देंगे। तो 60 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 45। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आ जाएगा 45। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 45 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, यदि घड़ी में वास्तविक समय 3:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए मेरे भाई, देखिए यदि आपको वास्तविक समय कितना भी दिया गया हो उस समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें समय दिया गया है क्या, 3:27 है। यदि हम इस 3:27 को 11:60 में से घटा देंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 11:60 में से घटा देंगे किसको, यानी कि 3:27 को, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 60 में से 27 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 33 है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 11 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 8। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 8:33। अब हमें देखना है कि 8:33 ये किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 8:33 ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22,
और ऑप्शन डी है 25 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है 22। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त वंश का कौन सा राजा कविराज के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है रामगुप्त। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1940 में, ऑप्शन बी वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी वर्ष 1943 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था वर्ष 1943 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में। और आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1865 में और ऑप्शन डी है 1871 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी वर्ष 1853 में। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त को और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्रगुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ब्लड बैंक की खोज की थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक कार्लैंड स्टेनर ने ब्लड बैंक की खोज की थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 7.8 और ऑप्शन डी है 8.5। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है 7.4। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्र ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है यकृत ग्रंथि। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है यकृत ग्रंथि के अंदर है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है
पोटेशियम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो कैल्शियम तत्व है ये हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है सेकंड में, ऑप्शन बी है बिट और बाइट में, ऑप्शन सी है किलोग्राम में और ऑप्शन डी है डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है बिट और बाइट में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि आईपी का पूरा नाम क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सीपीयू का मुख्य भाग होता है ALU। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और यदि आपको इन 5000 प्लस क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर वायरस का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर वायरस का निर्माण सबसे पहले किया था रॉबर्ट मॉरियस ने। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी ने, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल ने और ऑप्शन डी है मीराबाई चानू ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। यदि आप इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चनों को करेक्ट कर पा रहे हैं या फिर सही कर पा रहे हैं तो समझना आपकी तैयारी बेहतर है। और यदि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।